हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स ऑप्शनल ईको। आई होप सभी ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन के बेस के बारे में बात की कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट थिंकर्स के अकॉर्डिंगली एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसा देखा गया है। लाइक बार्नार्ड के द्वारा क्या कहा गया, व्हीलर के द्वारा क्या कहा गया, या फिर नोट्स कर्नेल के द्वारा क्या कहा गया। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी बार बार डिफरेंट थिंकर्स के पर्सपेक्टिव के बारे में पूछता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन उनके अकॉर्डिंगली क्या है। तो दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है हमारा, दैट इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम सबसे पहले इम्पोर्टेंस देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये ऑल्टरनेटिवली ईयर्स में जो है पूछा जा चुका है। 2025 में अगर हम रिसेंटली देखें तो टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो हमारा शॉर्ट फॉर्म की फॉर्म में पूछा गया था। उससे पहले 2023, 2021 और उससे पहले कई सारे ईयर्स में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एंड इवन थ्योरीज भी पूछी जा चुकी है कि बॉन्स एंड स्टॉकर के द्वारा या फिर रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, इन सभी के बारे में क्या क्या कहा गया है। ये हमारे पहले पूछा जाता था, लेकिन ये ट्रेंड रिपीट हो सकते हैं और ये ट्रेंड अगर रिपीट हुए तो प्रेजेंटली जो हमारे एआई की वजह से क्वेश्चंस बन रहे हैं तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल जो है वो हो गया। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में हम ज़्यादा बातें ना करते हुए इसके टॉपिक के बारे में आते हैं। तो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अगर हम नॉर्मली मीनिंग देखें कि वो एग्जैक्टली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में इतना ज़्यादा क्यों ध्यान में रखना है, क्यों उसके बारे में उसको पढ़ना होगा, क्या ज़रूरत पड़ रही है एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देने की, जबकि उसके पास ऑलरेडी इनसाइड में इतने सारे फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में एक नॉर्मल मीनिंग उसका देखें तो वो ये होता है कि कुछ ऐसी एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जिनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को, परफॉर्मेंस को, स्ट्रैटेजी को, स्ट्रक्चर को चेंज करने की अपने अंदर पावर रखते हैं। उनको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोलते हैं। अगर हम इसको रियल लाइफ टाइम में देखें, रियल टाइम में देखें तो और नोकिया का एग्जांपल जो है उसमें हमारे सबसे पहले सामने आता है कि नोकिया इतनी बड़ी मोबाइल की कंपनी होने के बावजूद भी प्रेजेंटली नोकिया के फोन हमारे हाथों में एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों एप्पल ने नोकिया को टेक ओवर कर लिया, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। नोकिया जो है वो फेल हो गया ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के एनवायरनमेंट को नापने में, और जबकि एप्पल है, सैमसंग है, वन प्लस है, वो सभी ने अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट किया और उन्होंने ऐसे स्मार्टफोन्स लेके आए कि उन्होंने नोकिया को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन नोकिया उन तक नहीं पहुंच पाया और वह कंपनी जो है वो हमारी फेल कर गई। तो ये एक फैक्टर है जो दिखाता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को नापना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो हमारे नोकिया के फेलियर के द्वारा पता लगा। तो वही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट बन गया, वही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी बन गया। और ये डिपेंड करता है कि वो उस पर्टिकुलरली अनसर्टेनिटी को कैसे अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, क्या वो फ्लेक्सिबल रह पा रहे हैं या फिर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक रिजिड फ्रेमवर्क के साथ ही जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। दैट इज हाउ एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर को हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ चेंज जो है वो करना होता है। यही नहीं, हमने कोविड-19 के टाइम पे देखा कि एयरलाइन बिजनेस बिल्कुल ही जो है वो ठप पड़ गए थे, लेकिन एयरलाइन ने उसके साथ अपने आप को कोप अप किया। उन्होंने कस्टमर्स को कहा कि आप अपनी बुकिंग्स को वापस से जो है वो रीस्केड्यूल कर सकते हो, ताकि उनके कस्टमर्स जो है वो उनके ऊपर से ट्रस्ट ना तोड़ सके। इसी वजह से उन्होंने अपनी बुकिंग्स को रीस्केड्यूल करने का उन्हें एक ऑप्शन दिया ताकि उनका कस्टमर बेस जो है वो बना रहे। तो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस
स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी सभी चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है, जो कि हमने नोकिया के एग्जांपल में देखा, कोविड-19 के बारे में देखा। यही नहीं, जो हमारा ओपन एआई है, चैट जीपीटी है, वो भी इतनी जल्दी ग्रो क्यों कर रहा है, उसका रीज़न भी यही है, क्योंकि उन्होंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या फिर डाटा एनालिटिक्स को इतनी जल्दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोप अप किया कि वो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से इतने अच्छे तरीके से ग्रो जो है वो कर पा रही है इन कंपैरिजन टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे फैक्टर्स जो भी हमारी नोकिया को इम्पैक्ट कर रहे हो, ओपन एआई को इम्पैक्ट कर रहे हैं या फिर एयरलाइन बिजनेस को इम्पैक्ट करा, वो सारे फैक्टर्स जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के नहीं बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर्स थे, जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें ये चेंजेस जो है वो देखने को मिले। एंड दैट इज हाउ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि हमें उसे ऑर्गेनाइजेशन के थ्योरी के सिलेबस में जो है वो पढ़ना पड़ रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो और कैसे कैसे थ्योरीज को जो है वो डिफाइन करता है। तो सबसे पहले ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके द्वारा कंटिजेंसी थ्योरी की फाउंडेशन जो है वो रखी गई। कैसे रखी गई? कंटिजेंसी थ्योरी क्या होता है? कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? तो कंटिजेंसी का अगर हम मतलब देखें तो उसका मतलब होता है कि अनसर्टेनिटी। अब ये कंटिजेंसी थ्योरी बताती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रक्चर को, अपने स्ट्रैटेजी को कैसे जो है वो चेंज करेगी इन रिस्पॉन्स टू एनी फ्यूचर अनसर्टेनिटी और कंटिजेंसी, यानी कि कोई भी आपदा जो भी हमारे फ्यूचर में आने वाली है उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप को कैसे बदलेगी, कैसे चेंज करेगी, कैसे उसको फ्लेक्सिबल जो है वो रखेगी। तो ये हमें बताएगा कंटिजेंसी थ्योरी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, यानी कि वो एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो कि अपने इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट के साथ जो है वो मैच करके चलेगी और उसके अंदर चेंजेस लेके आएगी, डिसेंट्रलाइज्ड रहेगी ताकि उसके अंदर चेंजेस जो है वो आ सके। तो लाइक अगर हम प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखें, लाइक इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अपने अंदर इंटीग्रेट कर रही है धीरे धीरे। कैसे इंटीग्रेट कर रही है? लाइक इसरो के द्वारा प्राइवेट एजेंसीज को अलाउ किया जा रहा है कि आप भी आओ, साइंटिफिक एक्सपर्टीज को यूज करो और बेटर रॉकेट्स जो है वो लॉन्च करो। तो जैसे कि उन्होंने स्काईरूट को कहा कि आप भी आओ, लॉन्च करो, रॉकेट वगैरह बनाओ। तो उसकी वजह से हमारे इंडिया का जो साइंटिफिक बेस है या फिर टेक्नोलॉजिकल बेस है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। इंस्टेड ऑफ जस्ट लिमिटिंग itself to the ISRO, they are now expanding. And the main reason is the external environment of the organization, क्योंकि उन्होंने देखा कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं लाइक यूएस हो गए, इन सभी ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को मौका दिया कि आप लोग आइए और अपनी एक्सपर्टीज जो है वो दिखाइए। इसी वजह से उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हमारे इंडिया की भी जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक इसरो, उन्होंने बेस को अडॉप्ट। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उन्होंने कंटिजेंसी के साथ साथ अपने बिहेवियर को जो है वो बदला, अपने स्ट्रक्चर को जो है वो बदला। वहीं एक दूसरे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज द मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। वो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने सिस्टम को हायरार्की बेस्ड रखती है, सेंट्रलाइज्ड रखती है और एक रिजिड फ्रेमवर्क जो है वो यूज करके रखती है। लाइक अगर हम देखें हमारे जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है लाइक एलआईसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, भेल हो गया, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक रिजिड फ्रेमवर्क के ऊपर अभी तक चलती आई थी और उसके बेसिस पे हमने उन ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई किया था दैट इज द मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। और उसी की वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो इतनी नहीं हो पा रही थी, लेकिन करेंटली उन्होंने भी इस पर्टिकुलर चेंजेस को अपनाना चालू कर दिया है एंड वो भी मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमने चालू कर दी। तो ये कंटिजेंसी थ्योरी एग्जैक्टली किसके द्वारा दी गई थी? ये हमारे बॉर्नसिंग स्टॉकर के द्वारा जो है वो दी गई। उन्होंने ये बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन और एक हमारी मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। और इसी से पता लगता है कि वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, कैसे अपने एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करके उसको फ्लेक्सिबल जो है वो बना रहे हैं। तो दैट इज हाउ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट गिव द फाउंडेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। वहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है
वो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन सिस्टम थ्योरी जो है वो यूज करनी चाहिए। ओपन सिस्टम थ्योरी का मतलब है कि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल ही नहीं है जो कि एक कोऑर्डिनेटेड गोल को अचीव करने के लिए साथ में आते हैं। उनको अगर सिर्फ और सिर्फ वो अपने गोल को ही अचीव करने के लिए काम करेंगे तो वो उस गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगा देंगे, या हो सकता है वो उस गोल को अचीव ही ना कर पाए। तो इसी वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के द्वारा कहा गया कि हमें ओपन सिस्टम थ्योरी जो है उसको अडॉप्ट करना होगा, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर अपना गोल जो है वो अचीव कर सके अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस। और इसके बेसिस पे हमें अपने जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरैक्ट करना होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करना होगा, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे बाय डे चेंजेस जो है वो ला सके अकॉर्डिंग टू दी चेंजेस इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट आता है कि हमारे जो पीवाईक्यूज हैं वो उनमें क्या क्या पूछा गया है। क्या ये जो मैं कंटिंजेंसी थ्योरी बता रही थी ये बिल्कुल ऐसे ही बता रही थी? ऐसा नहीं। इसके बारे में पहले भी 2021 में पूछा जा चुका है कि एक एनवायरनमेंट जो है वो एक मेजर कंटिंजेंसी है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को अडेप्ट करना होगा, ताकि वो उस अनसर्टेनिटी के साथ इजीली जो है वो अडेप्ट कर सके। तो यूपीएससी ने इसके बारे में पहले ही पूछ चुका है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम कंटिंजेंसी थ्योरी को या ओपन सिस्टम थ्योरी को जो है वो पढ़ें। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डेफिनेशंस। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर हम देखें तो हमने ये देखा था कि ये कुछ फोर्सेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होने के बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को, स्ट्रक्चर को, स्ट्रैटेजी को वो इम्पैक्ट करने की पोटेंशियल जो है वो रखते हैं। तो यही हमारे थिंकर्स के द्वारा कहा गया है। उसी को एक सेंटेंस फॉर्मेट में अगर हम लिख देंगे तो वो एक थिंकर की डेफिनेशन जो है वो हो जाएगी। उसके अंदर हो सकता है वो फ्रेड ह्यूजेंस ने कहा, लुइस डनेल ने कहा हो, या फिर स्टीफन पी रॉबिन्स के द्वारा कहा गया। इन सभी ने सेम बात कही है, लेकिन उनके कीवर्ड्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेड ह्यूजेंस के द्वारा क्या कहा गया कि उनके द्वारा ये कहा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर है, लेकिन उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट जो है वो कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन के, परफॉर्मेंस को, इन सभी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यही हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन होगी जो कि फ्रेड ह्यूजेंस के द्वारा जो है वो दी गई है। तो ये चार हमें कीवर्ड्स याद रखने होंगे फ्रेड ह्यूजेंस की डेफिनेशन में कि ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, these are the existing elements which are outside the boundary of the organization and have the potential to affect the organization. That is known as the external environment of the organization. Okay. अब यही हमारे लुइस डनेल के द्वारा कहा गया कि ये कुछ फोर्सेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं और उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। रॉबिन्स के द्वारा क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को और गोल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सभी के द्वारा सेम बात कही गई है, सभी का जिस्ट जो है सेम रहेगा। हमें इन तीनों में से किसी भी एक को याद रखना होगा ताकि हम अपने आंसर को और उसे बेहतर जो है बना सके और एक एक्स्ट्रा मार्क जो है गेन कर सके। अब नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो बार बार क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं वो ऐसी फोर्सेस हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक थ्रेट बन के आ सकती है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आ सकती है। जैसे कि हमने नोकिया वर्सेस एप्पल के एग्जांपल में पढ़ा था। नोकिया के द्वारा जो भी हमारा स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आया वो उसके लिए थ्रेट बन गया, क्योंकि उन्होंने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, आइडेंटिफाई करके उसके साथ अडैप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो लोग फेल हो गए। वहीं अगर हम एप्पल के बारे में देखें तो उन्होंने स्मार्टफोन रेवोल्यूशन के साथ अपने आप को चेंज किया और आज एक इतनी बड़ी कंपनी जो है वो बन गए, और इसलिए ये माना जाता है कि वो स्मार्टफोन रेवोल्यूशन जो है वो एप्पल के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आई, जिसकी वजह से वो कंपनी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बेहतर मकाम पर पहुंची इन कंपैरिजन टू दी नोकिया। तो दैट्स व्हाई हम ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करने में अपना एक योगदान जो है वो देती है, उसके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती है कि वो कैसा डिसीजन जो है वो इन फ्यूचर लेने वाले हैं, या फिर उसकी स्ट्रैटेजी कैसे, उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स जो है वो रहेंगे उसको इम्पैक्ट करती है, और या फिर उसके स्ट्रक्चर को कि क्या वो एक हायरार्किकल बेस्ड
या फिर वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करने वाली है। लाइक करेंटली अगर हम देखें तो स्टार्टअप्स के अंदर हम एक फ्लैट स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करते हैं। हम वो फ्लैट स्ट्रक्चर क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आज हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन रहे, सभी के पास अपनी एक पावर हो, अथॉरिटी हो कि वो अपने लेवल पे रह के डिसीजंस जो है वो ले सके। तो दैट इज हाउ कि एक स्ट्रक्चर भी जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। ठीक है, अब ये सभी चीजें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को स्कैन करनी होगी, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर पता ही नहीं होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन द मीन टाइम वो डेड हो जाएगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ये नीड है कि वो इन्वायरमेंट को स्कैन कर सके, इन्वायरमेंट को स्कैन कर सके, उसके बाद उसका उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसको वो इंटरप्रेट कर सके। ये सभी चीज़ें जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को आनी चाहिए और इसके बेसिस पे उसको डिसीजंस लेने होंगे। और जब वो डिसीजन लेगी तो वो उस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए होगी कि उसको कैसे कैसे अपने डिसीजंस को जो है वो चेंज करना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट जो है कौन कौन से होते हैं। तो अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा गोल के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर भी दो टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। दैट इज द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे पहले हम इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जो है वो बात कर रहे थे। तो सबसे पहले अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को इम्पैक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? उसके खुद के रिसोर्सेज हो सकते हैं, लाइक द लैंड, लेबर एंड द कैपिटल। उनके अंदर इतनी पावर है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। Then next that is the external environment of the organization. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो हमने पहले ही देख लिया है कि वो फोर्सेस हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन वो फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एग्जिस्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट जो है वो नहीं करती। अब इसके अंदर भी दो टाइप्स जो है वो हमारे आते हैं। सबसे पहला आता है दैट इज टास्क एनवायरनमेंट एंड दूसरा आता है हमारा जनरल एनवायरनमेंट। तो जनरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? जनरल एनवायरनमेंट अगर हम कीवर्ड से देखें, डिक्शनरी मीनिंग देखें तो एक जनरल है, यानी कि सभी को एक जैसा जो है वो इम्पैक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट इम्पैक्ट करेगा और आपकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट इम्पैक्ट करेगा। इसका सभी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो भी इम्पैक्ट होगा वो सेम रहेगा। वहीं अगर हम टास्क एनवायरनमेंट देखें तो वो ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिकली जो है वो इफेक्ट करेगा, वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक जैसे इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है तभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा। इसको भी हम डिटेल में आगे देखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम तीनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, दैट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट, टास्क एनवायरनमेंट एंड द जनरल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमने देखे कि ये कुछ फोर्सेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं और इन इंटरनल फोर्सेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कंट्रोल होता है और वो उसको अपने तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, चाहे वो टास्क एनवायरनमेंट है चाहे वो जनरल एनवायरनमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन के खुद के कंट्रोल में नहीं रहते, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहते हैं। तो उनके ऊपर कंट्रोल लाना थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर में चेंजेस जो है वो लाने पड़ते हैं। इसका अगर हम स्कोप देंगे, यानी कि अगर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड रहेंगे, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। लाइक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसीज जो है वो चेंज हो रही है तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसीज को कहीं भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं। टास्क एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम देखें तो क्योंकि कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप को इम्पैक्ट करेगा तो इसका स्कोप जो है वो नैरो टू मीडियम रहेगा, यानी कि इतना भी कम नहीं रहेगा जितना हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर था और इतना भी ज्यादा नहीं रहेगा जितना जनरल एनवायरनमेंट के अंदर रहेगा। तो दैट इज उसका स्कोप जो है वो हमारा नैरो टू मीडियम रहेगा और जनरल एनवायरनमेंट का जो स्कोप है हमारा वाइड रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा, चाहे वो एक इंडिया हो गया या फिर पूरा का पूरा वर्ल्ड हो गया, जो भी चेंजेस इंडिया या वर्ल्ड के अंदर हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऐसा होल जो है पड़ेगा। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट और इमीडिएट होगा इंटरनल का। टास्क का अगर हम देखें तो इसका भी डायरेक्ट होगा, इसके अंदर कुछ कुछ कंट्रोल जो है
वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाथ में रहेगा, लेकिन जनरल के अंदर जो भी इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। और वो पावरफुल क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल्स देखें इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर, तो वहाँ के जो भी ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, रिसोर्सेज हैं, या पॉलिसीज हैं, या कल्चर है, ये सभी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो आते हैं। हो सकता है उसका सीईओ जो है वो चेंज हो गया। सीईओ अगर कोई प्रेजेंट जनरेशन का आएगा तो उसकी डिफरेंट पॉलिसीज होंगी, कोई ओल्ड जनरेशन का आएगा तो उसकी डिफरेंट पॉलिसीज जो है वो होंगी। तो उनका इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जो भी कंपोनेंट्स है उनके ऊपर जरूर पड़ेगा। तो दैट इज एग्जांपल्स ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट कि इन सभी का इम्पैक्ट जो है क्या हो सकता है। लाइक अगर हम एम्प्लॉयज का देखें तो हो सकता है एम्प्लॉय के द्वारा एक इनफॉर्मल ग्रुप या यूनियन बना लिया जाए जिसकी वजह से वो कहे कि हमारी वेजेस वगैरह जो है वो हाइक करें। तो वो एक पर्टिकुलरली इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर एक कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को इम्पैक्ट करने की पावर जो है वो रखता है। वहीं अगर हम टास्क एनवायरनमेंट देखें तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर है, लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है, लाइक टाटा मोटर्स है, ठीक है, वो टाटा मोटर्स जो है वो उसके कॉम्पिटिटर्स से जो है वो इम्पैक्ट होगा। कॉम्पिटिटर्स कौन हुए? लाइक की होंडा हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, ये सभी के द्वारा क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी लेके आई जा रही है मार्केट के अंदर, किस टाइप के फीचर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट के अंदर लेके आए जा रहे हैं, वो सभी चीजें जो है वो टाटा मोटर्स के जो भी प्रोडक्ट है उनके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो करेगा। That is the task environment. Although the competitors are not the part of the organization, but still having the impact on the production strategy of the Tata Motors. So that is how the task environment works. कि वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होने के बावजूद भी एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है वो एक इम्पैक्ट जो है वो ला रहे हैं। दूसरा आता है कस्टमर्स। कस्टमर्स लाइक टाटा के द्वारा नैनो जो है वो निकाली गई। नैनो निकाली गई तो उनके द्वारा क्यों निकाली गई थी? क्योंकि कस्टमर्स डिमांड कर रहे थे कि हमें लेस प्राइस की एक कार जो है वो चाहिए ताकि हम अपने बजट के अकॉर्डिंगली उसको जो है वो खरीद सके। तो कस्टमर्स के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनाइजेशन है टाटा मोटर्स, उनके द्वारा एक प्रोडक्ट जो है वो एड ऑन किया गया उनके भी लिस्ट के अंदर। तो दैट इज हाउ टास्क एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को, स्ट्रैटेजी को इम्पैक्ट कर रहा है। सप्लायर थे तो सप्लायर्स के अंदर लाइक अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो टाटा पे लेके आ रहे हैं तो उसके लिए उनको लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल करना होगा। तो लिथियम आयन बैटरीज हमारी कहाँ से आ रही है? चाइना से आ रही है। तो चाइना के सप्लायर्स का इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि टाटा मोटर्स के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो हमारे टास्क एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं जो कि इतनी पावर रख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डिसीजंस को इम्पैक्ट जो है वो कर सकते हैं। वहीं अगर हम जनरल एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स के अंदर हमारा स्पाइक फ्रेमवर्क जो है वो आ जाता है, लाइक द सोशल, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल। कैसे ये सारे जो भी फैक्टर्स हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इन जनरल जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक जैसा जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। कैसे? लाइक सोशल फैक्टर्स अगर हम देखें, सोशल फैक्टर्स के अंदर अब जितने भी लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम करें या फिर वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो हम लेते हैं। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक जैसे इम्पैक्ट जो है वो हो रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी डिमांड्स जो है वो सुनी जाए। तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक रेवोल्यूशन जो है वो देखा जा रहा है कि उनके एम्प्लॉयज़ को भी एक वॉइस जो है वो दी जा रही है। एक सोशल मीडिया के थ्रू उनको एक वॉइस मिल रही है कि वो अपने वॉइस को ऑर्गेनाइजेशन के हेड तक पहुंचा सके और उनके अंदर इंटरनल रेवोल्यूशन जो है वो लाया जा सके। तो दिस इज़ हाउ एक सोशल एनवायरनमेंट का भी एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डिसीजंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में अगर हम देखें तो एक कंट्री हो सकती है कि वो एक कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ जो है वो फॉलो कर रही है, और एक कंट्री हो सकती है कि वो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ जो है वो फॉलो कर रही है। और उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि जो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है वो किसकी रहेगी, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की रहेगी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की रहेगी। तो ये भी डिसाइड करेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन की अंदर के जो भी डिसीजंस हैं या फिर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर है,
वो उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। इंटरनेशनल अगर हम देखें तो इंटरनेशनल चेंजेस की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। लाइक करेंटली यूएस के द्वारा क्या फॉलो किया जा रहा है, यूएस के द्वारा नियर शोरिंग या फिर ऑफ शोरिंग को भी हटा के वो लोग ऑन शोरिंग जो है यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने पहले बाहर अपनी सेटअप करी थी उनको अब वो वापस से अपनी कंट्री के अंदर जो है वो लेके आ रहे हैं। यानी कि जो भी फ्री हमारा जो ग्लोबलाइजेशन था उसको वो एंड करके अब वो अपनी ही कंट्री के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ेगा, उसके इंटरनल डिसीजंस के ऊपर पड़ेगा कि क्या उनको बाहर के साथ, बाहर की कंपनीज के साथ उनको मर्जर करना है या नहीं करना है, या फिर वो अपनी ही कंट्री के अंदर रह के अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करें। तो ये सारी ही चीज़ें जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती है। वहीं अगर हम टेक्नोलॉजिकल देखें तो टेक्नोलॉजी में जो भी ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ईजिली कोप अप कर पा रही है, उन सभी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रही है, वो एक हायर लेवल ऑफ ग्रोथ पे पहुंच रही है इन कंपैरिजन टू दोज कंपनीज जो कि उनको अडेप्ट नहीं कर पा रही है। तो दिस इज़ हाउ ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, सर्वाइवल, परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्ट करेगा। देन नेक्स्ट आता है दैट इज़ इकोनॉमिकल अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट कैसा है, किस टाइप ऑफ लोन जो है वो उनको मिल पा रहा है, क्या उनको ईजिली लोन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ये सारे फैक्टर्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने प्लान्स जो है वो लॉन्ग टर्म लेके आएगी या फिर वो शॉर्ट टर्म लेके आएगी। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो उस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कि क्या उस इन्वायरमेंट के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड किया गया है या नहीं, या फिर स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग पॉलिसीज जो है वो फॉलो की जा रही हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल। तो प्रेजेंटली अगर हम देखें तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा जाया जा रहा है। तो इसका अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर देखें तो पहले हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते थे वो पेट्रोल या डीजल बेस्ड जो है वो बनाए जाते थे, लेकिन अब वो सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो ऑब्सोलीट हो रही हैं, उनको बंद किया जा रहा है, फोर्सफुली हो या फिर लॉ वाइज हो, उनको अब अडेप्ट करके हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो है वो लेके आ रहे हैं। तो ये सारा जो है वो हमारे जनरल फ्रेमवर्क है। एनवायरमेंटल जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डिसीजंस जो है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा बताता है कि कैसे एक टास्क एनवायरनमेंट और कैसे एक जनरल एनवायरनमेंट हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट जो है वो कर सकता है। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम कुछ डिफरेंट थ्योरीज देखेंगे, लाइक द रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी या फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्योरी, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन का पता लगता है कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को कोप अप कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर उसकी स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रहेगा। उससे पहले हम एक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में जो है क्या करा। सबसे पहले हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा कि फ्रेड ल्यूथेंस के द्वारा उसकी डेफिनेशन क्या दी गई है। वो डेफिनेशन यही थी कि जितने भी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, जिनके पास एक पोटेंशियल है ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करने की, वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो होता है। इसके अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, लाइक द नोकिया वर्सेस एप्पल और द कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन द एयरलाइन बिजनेस या फिर द ग्रोथ ऑफ द एयर। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिस्ट करके बता सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से एक्सटर्नल है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस, डिसीजन, स्ट्रैटेजी, इन सभी को इम्पैक्ट जो है वो कर सकते हैं। और ये हम एक स्ट्रक्चर, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में अपने आंसर के अंदर बहुत ही ईजिली दिखा सकते हैं और एक एक्स्ट्रा मार्क जो है वो गेन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 टाइप के इन्वायरमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे थे। एक इंटरनल इन्वायरमेंट था जिसके अंदर उसके जो हमारे ओनर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, रिसोर्सेज थे, ये सभी आ रहे थे। दूसरा हमने देखा कि एक टास्क इन्वायरमेंट था जो कि स्पेसिफिकली एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैक्ट कर रही है, सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक जैसा इम्पैक्ट जो है वो नहीं कर रही है, जिससे भी वो रिलेटेड है उनको वो इम्पैक्ट जो है वो करेगी। वही हमने जनरल इन्वायरमेंट के अंदर देखा कि जनरल इन्वायरमेंट के अंदर हमारा सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सभी फोर्सेस जो हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इन जनरल जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है।
दिस इज द स्पाइक फ्रेमवर्क जो कि ऑर्गेनाइजेशन को, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक जैसा जो है वो इम्पैक्ट करती है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई भी फीडबैक हो तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और इन सभी के नोट्स जो है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।